आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को एक जबरदस्त देखने को मिलेगा। क्लास को लाइक ठोक दीजिए जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प वायु में मिल जाती है। देखिए बाष्पीकरण क्या है, जब आप लोग चाय बनाते हैं तो उसमें से जो पानी और दूध के अंदर जो जल होता है वो बाष्पित होकर के ऊपर उड़ जाता है, वही क्या है, बाष्पीकरण है। लेकिन बाष्पोत्सर्जन क्या है, बाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जब वृक्ष हैं उनके अंदर जल पाया जाता है, या वो जड़ों के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से वृक्षों के अंदर जल आ जाता है। यही जल जब बाष्पित होता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। यानी कि एक तरह से बाष्पीकरण ही है, लेकिन वृक्षों के माध्यम से हो रहा है, इस वजह से इसको बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और क्योंकि आप लोग देखेंगे, देखिए जैसे हमारे यहाँ तो पानी की कमी नहीं है, तो हमारे यहाँ जब पानी की कमी नहीं है तो वृक्ष होते हैं, उनमें खूब पत्तियां पाई जाती है, बड़ी बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं। लेकिन जब आप लोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में चले जाएंगे तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी है। अब पानी की कमी इसी वजह से मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे टांग फनी इस प्रकार के इस प्रकार की जो पादप पाए जाते हैं, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी तो पेड़ सूख जाएगा। तो पानी के क्षय को रोकने के लिए वो लोग क्या कर देते हैं, अपनी पत्तियों को ही गिरा देते हैं। या हमारे यहाँ भी जैसे हम लोगों के यहाँ शुष्क मौसम जब होता है, मार्च का समय, फरवरी का समय, बहुत ड्राई मौसम होता है, शुष्क मौसम होता है, तो हमारे यहाँ के वृक्ष क्या कर देते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे बाष्पोत्सर्जन क्या हो, कम हो। तो एकदम सही बात है। जलीय जंतु श्वसन के लिए जल में विलित वायु का प्रयोग करते हैं, तो एकदम प्रयोग करते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है हमसे पूछ रहे हैं। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई इसके तो फिर दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमसे भाई क्या पूछ रहा है, गलत ऑप्शन पूछ रहा है। इनमें से तो कोई गलत नहीं है, ना ही एक गलत है ना ही दो गलत है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, डी वाला सही हो जाएगा। बड़े प्यार से हम लोग को आंसर मिल गया। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर विद्युत विभवांतर का मापन करता है, तो आप लोगों को एकदम सही देखने को मिलेगा। आप लोगों ने वोल्ट मीटर देखा होगा, जैसे कि 240 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट। आप लोगों ने कभी चार्जर देखा है घर में, बैटरी चार्ज करने वाला, या फिर कोई वो 2 पिन लेकर के चीजों को चेक करता है, तो उसमें क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो वो दिखाता है हाँ अभी 220 वोल्ट आ रहा है, 300 वोल्ट हो गया, 400 वोल्ट हो गया, वो फ्लैक्चुएट करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक वाले भी आने लगे, अब उनमें सुई नहीं डोलती, अब वो डिस्प्ले आती है सिर्फ। तो ए मीटर क्या होता है, ए मीटर धारा की दिशा का मापन करता है। ये दिशा का मापन नहीं करता है, बल्कि प्रवाह का, जो प्रवाह है उसका मापन करता है। तो ए मीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ई मीटर जैसे एम्पियर को मापता है। जैसे आप लोग, ये गलत हो गया, तो जैसे कि आप लोगों को जैसे चार्जर पे उठाइएगा तो उसमें लिखा होगा 2 एम्पियर का चार्जर, कोई कहता है मेरा चार्जर बड़ा फास्ट है 3 एम्पियर का है, कोई कहता है मेरा बड़ा फास्ट है 6 एम्पियर का है, 7 एम्पियर का है। तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी तरह से सेम एम्पियर मीटर भी होता है। गैल्वेनोमीटर, देखिए जो गैल्वेनोमीटर होता है, ये विद्युत धारा के परिमाण का मापन करता है, परिमाण का नहीं, तीव्रता और दिशा का ये मापन करता है, ये दिशा का मापन करता है। तो इस वजह से ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये परिमाण का नहीं करता है, ये दिशा का करता है और तीव्रता का करता है, तो इस वजह से दोनों ऑप्शन गलत हो गए। भाई कौन सा सही सुमेलित है, केवल एक सही सुमेलित आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर यूपीएससी के बुक हमें कहाँ मिल सकते हैं, एक ने कमेंट किया है यहाँ पर, धीरू जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है। तो आप लोगों को जो बुक हैं वो आप लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट, मार्केट से कहीं से बाई कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो हम अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम बुक शेयर कर देंगे। उसका लिंक कमेंट में, या फिर आप लोग हमारे बायो में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। वैसे अभी आप लोग क्लास ज्वाइन करिए, वरना अभी भाग जाएंगे आप लोग। अभी ज्वाइन, अभी हम बाद में लिंक शेयर कर देंगे कमेंट बॉक्स में, ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा। फ्री वाले भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप चलता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा जीवाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणु के संदर्भ में हम लोग विचार कर लेते हैं। देखिए आप लोगों के लिए, जीवाणु अपने पोषण की विधि में स्वयंपोषी और परपोषी दोनों हो सकते हैं। मतलब स्वयंपोषी जो अपना स्वयं खाना बनाते हैं उनको स्वयंपोषी बोलते हैं, परपोषी जो दूसरों से भोजन लेते हैं, स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। जैसे कि आप लोगों के लिए साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो है वो आप लोगों के लिए स्वयंपोषी देखने को मिलेगा, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ओके, और कुछ होते हैं वो परपोषी भी होते हैं, एकदम सही बात है। तो एकदम ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि जीवाणु हैं वो
जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्वयंपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, एकदम सही है। ये सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, हर जगह, वायु में, जल में, शरीर के अंदर बाहर, हर जगह क्या है, ये जीवाणु फैले हुए हैं। विषाणु के विपरीत विषम एवं प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने में असमर्थ हैं। नहीं, जो जीवाणु है वो प्रतिकूल वातावरण, जो इन्वायरमेंट होता है, उसमें भी वो अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। जैसे एकदम जहां पर एकदम ठंडी जगह होगी, हर जगह बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, वहां पर भी जीवाणु देखे गए हैं। और ऐसे जो गरम गरम जल होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पर तापमान बहुत अधिक होता है, तापमान अधिक होता है, वहां पर भी जो जीवाणु होते हैं वो अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं, और वहां पर भी विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं की संख्या देखने को मिलती है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि प्रतिकूल वातावरण में भी अपने आप को ये सरवाइव कर लेते हैं। पहला दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा सही है। तो कौन सा सही है, दो सही है, यानी कि बी वाला क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ओके, आप लोग क्लासेस कैसी लग रही हैं, आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर के आए हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, सिलेक्शन जरूर होगा इस बार। आप लोग से हम वादा किए थे कि बहुत कुछ आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। पीटी मेंस जो भी टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन लगाइए, चेक करने के झंझट ही खत्म। सब प्रीवियस ईयर है, कोई ऐसा नहीं है हमारे द्वारा बनाया गया है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, लेवल सब वही होगा जो आयोग के द्वारा बनाए गए हैं। और 10,000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन सिर्फ 199 रुपये मिलने हैं, तो बहुत कुछ आप लोगों को मिल रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग मत चले जाइएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत मानव शरीर में सर्वाधिक है। तो देखिए, मानव शरीर में सर्वाधिक आप लोगों के लिए ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। इसमें ऑप्शन नहीं है क्या, हाइड्रोजन, कार्बन, अच्छा ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे मुख्य रूप से चार तत्वों से मानव में चार तत्व हैं, वो मूलतः पाए जाते हैं, चार तत्व पाए जाते हैं, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, जिसका भार सबसे ज्यादा है, मतलब जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे कार्बन, दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये हमारे शरीर में दूसरा तत्व सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। तीसरे नंबर पे आप लोगों के लिए हाइड्रोजन, फिर आप लोगों के लिए नाइट्रोजन देखने को मिलेगी। ओके, तो ये क्रम है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो मूलभूत तत्वों में ये चीजें हम लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं। यहाँ पर प्राद्रव्य जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा रक्त का प्रमुख घटक है। देखिए प्रमुख घटक आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारे ब्लड में अकेले 55% ये प्लाज्मा ही पाया जाता है, प्राद्रव्य पाया जाता है। और इसी प्लाज्मा के अंदर हमारे शरीर जो हमारा ब्लड है, उसकी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जैसे आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं हो गई, श्वेत रक्त कणिकाएं हो गई, वो सब क्या पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स हो गई, वो सब किस में पाई जाती हैं भाई, इसी में पाई जाती हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा प्लाज्मा में। ओके, और ये लगभग में 55% हमारे ब्लड का हिस्सा होता है। साथ में हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एकदम सही ऑप्शन है। रक्त समूह का निर्धारण प्रतिजन और प्रतिरक्षी की उपस्थिति में होते हैं। तो एकदम सही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ए एंड बी आप लोगों के लिए प्रतिजन देखने को मिलेंगे, और प्रतिरक्षी क्या होते हैं, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे एंटी, ए एंड बी देखने को मिलेंगे, और इन्हीं से मिलकर के फिर ब्लड ग्रुप बनते हैं, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, इस तरह से, और ए बी ओ, इस तरह से विभिन्न प्रकार के ब्लड बनते हैं जाकर के। ओके, इन्हीं से मिलकर के, एकदम सही बात है। रक्त स्कंदन में पट्टिकाणु जो प्लेटलेट्स की बात की जा रही है, जैसे इस बार बुखार लोगों के लिए आ रहा था, डेंगू हो रहा था, टाइफाइड हो जा रहा था, तो प्लेटलेट्स क्या हो जा रही थी, कम हो जा रही थी। तो प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो रक्त के स्कंदन का मतलब क्या है, स्कंदन का मतलब है रक्त को वहां पर गाढ़ा करना, और साथ में थक्का जमाने का जो कार्य करता है वो क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। इसी वजह से इस बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले, जैसे हमारे पापा जी की भी 14,000 प्लेटलेट्स हो गई थी। तो जिन लोगों की प्लेटलेट्स कम हो जाती है, उनके कभी तलवे से, तालू से, या फिर पैरों की एड़ियों से, कुछ जगह से खून आने लगता है। वो खून रुकता नहीं, वो बहुत गंभीर समस्या बन जाती है, क्योंकि जो थक्का जमाने का कार्य कर रहा है वही बॉडी के अंदर नहीं है। साथ में ये प्रतिरक्षा का भी कार्य करता है, वही शरीर के अंदर कम हो जा रही, तो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो ये भी सही है कि इसके क्या है, सभी के सभी सही देखने को मिलेंगे। अच्छा, चलिए इसके तीनों ऑप्शन क्या हो गए भाई, सही हो गए। तो सी वाला क्या हो जाएगा, एकदम प्यार से सही हो जाएगा।
ओके, चलिए, एकदम बढ़िया बात है। अ, यहाँ पर मधुमेह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मधुमेह रोग, जो डायबिटीज होता है, आप लोग जानते होंगे, डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टाइप के आप लोगों ने देखे होंगे। ओके, तो मधुमेह रोग क्यों हो जाता है? मधुमेह रोग का मतलब है शरीर के अंदर जो शुगर है वो अनियंत्रित हो जाती है। अब जो शुगर अनियंत्रित हो जाती है तो बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब ये शुगर अनियंत्रित क्यों हो जाती है? क्योंकि शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन होता है इंसुलिन। अब इंसुलिन एक हार्मोन होता है, यही हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर अगर एक्सेस मात्रा में अगर शुगर होती है, मतलब ग्लूकोज या फिर जो शुगर मान लीजिए किसी भी रूप में हो सकती है, वो शुगर हमारे ब्लड के अंदर है, तो ब्लड के अंदर अगर शुगर है तो हार्मोन, जो इंसुलिन हार्मोन है, वो हमारी कोशिकाओं को अनुमति देगा, कहेगा हम तुमको कहते हैं कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जितनी चीज है उसको तुम क्या कर लो, अवशोषित कर लो, क्या कर लो, उसको अवशोषित कर लो। तो वो सेल, जो कोशिकाएं होंगी, वो एक्स्ट्रा शुगर को अवशोषित कर लेंगी, नहीं तो हमारे शरीर के अंदर शुगर बढ़ जाएगी, जिससे विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए, आखिर ये इंसुलिन है, ये अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर मैनेज नहीं हो पाएगी, मतलब वो कम ज्यादा हो जाएगी। अब समस्या क्या है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो इंसुलिन है, ये देखिए हार्मोन आप लोगों को देखने को मिलेगा इंसुलिन, यही हार्मोन नहीं उत्पादित होता है या फिर इसको नष्ट कर दिया जाता है। अब आखिर ऐसा क्यों होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, अब मैं टाइप बताता हूँ, तब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा टाइप 1। टाइप 1 ये क्या है, ये भी क्या है, एक प्रकार का डायबिटीज है। ये टाइप 1 कैटेगरी 1, 2, 3 आप लोग को देखने को मिलेगा। मधुमेह मुख्य रूप से जीवन शैली कारकों जैसे अनुचित आहार और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण होता है, नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, जो टाइप 1 आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखिए इसका ये दिया रखा है, मधुमेह एक 100 प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, जो अग्नाशय में इंसुलिन उत्पादक कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ये क्या है, ये टाइप 1 का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया है, यानी कि टाइप 1 क्या है, आप लोगों को देखने को मिलेगा 100 प्रतिरक्षित एक प्रतिक्रिया है, जिसके माध्यम से मधुमेह रोग हो जाता है, मतलब डायबिटीज हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? अग्नाशय के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंसुलिन उत्पादक कोशिकाएं होती हैं, उनको नष्ट कर दिया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन आखिर कौन करता है? इंसुलिन का उत्पादन बीटा सेल करती है, आप लोगों को देखने को मिलेगा एक बीटा सेल होती है। ये देखिए इस तरह से बीटा सेल्स होती हैं, मतलब कोशिकाएं होती हैं। सभी कोशिकाओं की विभिन्न प्रकार की हमारे शरीर के अंदर चीजें पाई जाती हैं, उनमें देखिए एक बीटा सेल भी पाई जाती है। इस बीटा सेल का कार्य होता है कि इंसुलिन का उत्पादन करना, और इसी इंसुलिन को उत्पादन करने वाली, यही उत्पादन कर रही, और इसी को अगर हमारा शरीर है, हमारा शरीर इसी को नष्ट करते बीटा सेल को, तो इंसुलिन का ही उत्पादन नहीं होगा। अब इंसुलिन का उत्पादन नहीं होगा तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी शरीर में। यही क्या है, टाइप 2 आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। मैं देखिए जैसे आगे बता देता हूँ थोड़ी सी चीज आप लोगों के लिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि देखिए, ये क्या है, एक प्रकार का 100 जनित रोग आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, 100 प्रतिरक्षित रोग है। इस रोग में क्या होता है, बीटा सेल पर हमला कर दिया जाता है, बीटा सेल को ही समझ लिया जाता है ये क्या दुश्मन है भाई, इसको मारो। हमारा शरीर क्या समझ लेता है, बीटा सेल को पहचान नहीं पाता है, कहता है यही पाकिस्तानी आतंकवादी है, इसको पकड़ करके मारो। तो बीटा सेल को ही क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है। अब बीटा सेल का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है इंसुलिन का उत्पादन, इंसुलिन का उत्पादन। ओके, अब देखिए इंसुलिन का उत्पादन करना इसका कार्य होता है। और अगर इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर, मतलब रक्त के अंदर वो क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, मतलब नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। वो सेल को बताता है कि भाई देखिए, नियंत्रित कैसे करता है, नियंत्रित ऐसे करता है कि वो सेल्स जो होती है, मतलब कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, वो बताता है कि भैया अभी ज्यादा शुगर हो गई है, थोड़ा तुम क्या कर लो भाई, अवशोषित कर लो। वो अनुमति देता है, सेल्स को अनुमति देता है इसके निष्कर्षण या फिर अवशोषण की। तो यही समस्या आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वजह से देखिए, यहाँ पर क्या किया जाता है, अलग से इंसुलिन, तो टाइप 1 वाले लोग होते हैं भाई, इनमें इंसुलिन का उत्पादन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल, तो इस वजह से इंजेक्शन के माध्यम से क्या देना होता है, यहाँ पर इंसुलिन एक्स्ट्रा देना पड़ता है। डायरेक्ट इंसुलिन इंजेक्ट कर दिया जाता है उनके शरीर में, तो वो आराम से चलते रहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए, और दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि देखिए दूसरे वाले में पहले वाले का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके,
तो चलिए यहाँ पर इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो एकदम सही बात है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, यानी कि एक ही सही है, तीसरा सही है। अरे ये क्या हो गया कंप्यूटर को, ए बी वाला इसका क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग निम्नलिखित पर विचार कर लेते हैं। आप लोग बताइएगा कि 8 बजे टाइमिंग ठीक है, डेली 8 बजे आप लोगों की लाइव क्लास चला करेगी। कभी एक बार 100 क्वेश्चन एक बार में करा दिए जाया करेंगे, कभी एक बार 50 क्वेश्चन एक बार में कराए जाएंगे। ओके, जैसा, क्योंकि कभी कभार हमको अदर काम भी हो जाता है, तो इस वजह से उसमें बिजी हो जाते हैं, तो समय कम मिल पाता है। तो अगर आप लोग 8 बजे टाइम आप लोगों को सही लग रहा है, आप लोग आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, तो कमेंट करके एक बार बताइए, सभी के मैसेज देखते हैं। 8 बजे डेली आप लोगों की क्लास कर देंगे, लाइव क्लास वो भी चला करेगी। ओके ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और जो 3 बजे भी आप लोग क्लास चला करेगी, वो हमारे जो अदर टीचर हैं क्लब पर जो पढ़ाते हैं, उन लोगों की 3 बजे क्लास आती रहेगी। वो प्री रिकॉर्डेड क्लास होती है, मतलब वो रिकॉर्ड करके फिर लाइव पर चलाई जाती है प्रीमियर पर, जिसमें आप लोग कुछ लोग जानते होंगे। देखिए यहाँ पर व्यंजक चूड़ के प्रयोग के संदर्भ में उपयुक्त में से कितने सही हैं। तो देखिए यहाँ पर व्यंजक चूड़ की बात की जा रही है, हम लोग बात कर लेते हैं। व्यंजक का कार्य क्या होता है, रंग को उड़ाना, जैसे कि कोई गंदी चीज है उसको साफ करना, व्यंजक का कार्य एक तरह से हम लोग देखने को मिलेगा। कागज कारखानों में व्यंजक कारक के रूप में है, कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, एकदम किया जाता है। जैसे देखिए हमको कागज निर्माण करना है, रद्दी कागज है, और उसमें से गंदगी उसको व्हाइट करना है, तो हम क्या करेंगे, व्यंजक का उपयोग करेंगे। और जो उसका मैला रंग है उसको गोरा गोरा कर देंगे एकदम, जैसे फेयर एंड लवली लगा करके 7 दिनों में गोरा हो जाता है, इसमें सिर्फ 7 सेकंड में गोरा हो जाता है व्यंजक छूट डालने के बाद। लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए व्यंजक का उपयोग किया जाता है। सफेद कपड़े होते हैं, एकदम चमचमा जाते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बार हम भी डाल दिए थे गलती से, रिन रिन व्हाइटनर आता है, रिन व्हाइटनर डाल करके हम पढ़ाने चले गए थे जब इलाहाबाद में रहते थे, अभी ज़्यादा समय की बात नहीं है, कुछ सही ऐसी 14-14 महीने पहले की बात है। डाल करके चले गए, तो एक दिन तक पड़ा रहा, सब कपड़े नए से नए कपड़े बेकार, और पुराने कपड़े उसमें एक दो तो पुरानी थे, सब नए ही थे। सब कपड़े क्या हो गए, बेकार हो गए, उनका रंग क्या हो गया, उड़ गया। हमको पता ही नहीं था, फर्स्ट टाइम हम वो रेन वाइटनर का यूज किए थे, हमने सोचा कि अच्छे से यार ये एकदम चमक जाएंगे, चमकने के चक्कर में सब हमारे कपड़े बेकार हो गए थे। लॉन्ड्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में अब चायक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। पानी के पीने के जल को रोगाणुओं से मुक्त बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, सभी में इसका उपयोग किया जाता है भाई। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा डी, सभी के सभी सही इसके आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ओके चलिए, ये पीले रंग का चूड़ होता है, जो व्यंजक चूड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, और साथ में इसमें क्लोरीन की महक आती है, मतलब सुगंध आती है।